नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर और इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको मालूम है कि मैं बीए सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो परीक्षा करवा रहा है बीए द्वितीय वर्ष की, उसके लिए एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो की सीरीज़ एक बना रहा हूँ। उस सीरीज़ में मैंने कई वीडियो बना दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें पढ़ रहे होंगे या आगे पढ़ेंगे। आपका एग्जामिनेशन जून में है और अभी समय पर्याप्त है आपकी पढ़ाई के लिए। आपके एग्जामिनेशन के बहुत पहले मैं सारे वीडियोज़ दे दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उन्हें अच्छे से पढ़े लिखेंगे और विश्वास करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हों। अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट पेपर की वीडियोज़ बना रहा हूँ। फर्स्ट पेपर जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही मैं सेकंड पेपर की वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा। फर्स्ट पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव मोड और मूड की बातें मैं इन वीडियोज़ में कर रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे आपके सिलेबस में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, छायावाद के एक बहुत बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। मैं यहाँ से कुछ तथ्य दूंगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, पॉइंट बात करूँगा, जहाँ कहीं आवश्यकता होगी उसको व्याख्यात करता चलूँगा। आपकी इच्छा हो आप इन्हें लिख लें। लिखने का आपके पास समय ना हो या ना लिख पा रहे हों तो आप हमारी वीडियोज़ को 4, 6, 10 बार समय निकाल करके सुनते रहें, गाहे बगाहे, चलते फिरते, ऊँघते उठते बैठते सोते, तो कुछ न कुछ आपके कान में जाएगा और आपको उम्मीद करता हूँ वो याद हो जाएगा। लिखी हुई चीज़ें हमें थोड़ी कम याद होती हैं, सुनी हुई चीज़ें हमें थोड़ी ज़्यादा याद होती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब के साथ शायद हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि सुनने से काम नहीं हो रहा है तो आप उसे ज़रूर लिखें और उसे बार बार पढ़ें। चलिए हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जन्म की। आपका जन्म होता है 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में जन्म स्थान आपका कहाँ है? महिषादल मेदिनीपुर। महिषादल मेदिनीपुर। आपकी मृत्यु होती है यानी आपका स्वर्गवास देहावसान होता है 1961 ईस्वी में। कहाँ? इलाहाबाद में। जन्म होता है महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में और देहावसान होता है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में 1961 ईस्वी में। पिता का नाम श्री राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी, पुत्री का नाम है सरोज। तो 1896 में पैदा हुए निराला जी। 1961 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इलाहाबाद में अलविदा कहा इन्होंने। पैदा हुए महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में। पिता राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज, ये इनका पूरा था परिवार। आपके जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये बसंत पंचमी के दिन आपका जन्म हुआ था। बसंत पंचमी एक त्यौहार होता है, आप जानते हैं। तो उस बसंत पंचमी के दिन निराला जी का जन्म हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ रचनाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके काव्य संग्रहों के बारे में। इनका सबसे जो पहला काव्य संग्रह है वो 1923 ईस्वी में प्रकाशित होता है। उसका नाम है अनामिका। और अनामिका 2 बार होता है ये प्रकाशित, एक बार 1923 में और दोबारा 1938 में। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो ये पूछ सकता है, प्रथम अनामिका का प्रकाशन होता है 1923 में और दूसरी बार अनामिका का प्रकाशन होता है 1938 में। तो पहली कृति है इनके अनामिका, जिसका 2 बार प्रकाशन हुआ 1923 और 1938। दूसरी इनकी कृति है परिमल, नाम है उसका। परिमल 1930 ईस्वी में प्रकाशित होती है। तीसरी कृति है आपकी गीतिका, ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। आपको 4-5 कृति दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनको क्रम से लगाइए, कि ये इनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाइए। जैसे मान लीजिए किसी का प्रकाशन 1940 है, उसको पहले दे दिया, किसी का 1932 है उसको बाद दे दिया, फिर 1934 दे दिया, फिर 1945 दे दिया। आपको प्रकाशन वर्ष के इन्हें क्रम में लगाने के लिए सवाल, ये इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जो भी कृतियाँ बता रहा हूँ वो प्रकाशन वर्ष के क्रम में बता रहा हूँ, इन्हें आप याद रखेंगे। तो अनामिका 1923 में प्रकाशित होती है, परिमल 1930 में प्रकाशित होता है, गीतिका 1936 में प्रकाशित होती है
और अनामिका का जो पुनः प्रकाशन होता है वो 1938 में। फिर इनकी एक लंबी कविता है तुलसीदास, उसका प्रकाशन होता है 1938 ईस्वी में। और एक और लंबी कविता है कुकुरमुत्ता, उसका प्रकाशन होता है 1942 ईस्वी में। 7वीं कृति है इनकी अणिमा नाम है, अणिमा, ये प्रकाशित होती है 1943 में, 1943 में। 8वें नंबर पर कृति इनकी आती है बेला, और ये प्रकाशित होती है 1946 ईस्वी में, 1946। 9वें नंबर पर कृति इनकी आती है नए पत्ते, ये भी प्रकाशित होती है 1946 में। 1946 में 2 हो गई हैं, बेला और नए पत्ते। 10वें नंबर कृति है इनकी अर्चना, ये प्रकाशित होती है 1950s में, 1950 ईस्वी में। 11वें नंबर पर कृति है इनकी आराधना, ये प्रकाशित होती है 1953 ईस्वी में। 12वें नंबर पर इनका काव्य संग्रह है गीत गुंज, यह 1954 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और इसका परिवर्धित संस्करण दोबारा प्रकाशित होता है 1959 में। गीत गुंज पहली बार प्रकाशित होती है 1954 में, लेकिन इसमें कुछ और रचनाएं जोड़ करके इसको दोबारा प्रकाशित किया गया कब, 1959 ईस्वी में। और इनका अंतिम काव्य संग्रह है 13वें नंबर का काव्य संग्रह, जिसका नाम है सांध्य काकली, सांध्य काकली, ये प्रकाशित होता है 1969 में। ये इनका अंतिम है और ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित होता है, यह इनकी देहावसान के बाद प्रकाशित होता है। सांध्य काकली 1969 ईस्वी में, ठीक, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है 1961 में, और ये प्रकाशित होता है 1969 में। तो सांध्य काकली निराला जी का अंतिम काव्य संग्रह है और ये इनके मरणोपरांत प्रकाशित होता है। निराला जी का रचना संसार बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। 13 काव्य संग्रहों की मैंने बात की। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कहानी संग्रहों की। इन्होंने बड़ी गजब की कहानियाँ, बड़े गजब के उपन्यास, बड़े गजब के रेखा चित्र, बड़े गजब के निबंध संग्रह, समीक्षात्मक कृतियाँ, बहुत सारा लिखा। आप जानते हैं बहुत बड़े कवि हैं, छायावाद के ही नहीं पूरे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों में से एक माने जाते हैं, बहुत जीवट के कवि। तो कहानी संग्रह की बात करते हैं। जिनका पहला कहानी संग्रह जो प्रकाशित हुआ उसका नाम है लिली। लिली नाम का एक कहानी संग्रह इनका सबसे पहली बार प्रकाशित होता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933, 1933 ईस्वी। कहानी संग्रह का नाम है लिली। इनका दूसरा कहानी संग्रह है जिसका नाम है सखी, ये प्रकाशित होता है 1935 में, 1935 में। 1935 में एक कहानी संग्रह का नाम है सखी। तीसरा कहानी संग्रह बहुत मशहूर है, सुकुल की बीबी नाम है, सुकुल की बीबी, 1941 में, 1941 में प्रकाशित होता है कहानी संग्रह सुकुल की बीबी। चौथा कहानी संग्रह इनका है देवी, ये 1948 में प्रकाशित होता है, 1948 में, नाम है देवी। अब एक विशेष बात, इनका जो उपन्यास सखी है जिसे मैंने भी बताया आपको, जो 1935 में प्रकाशित होता है, इसे पुनः प्रकाशित कराया गया 1945 में और नाम रखा गया चतुरी चमार। सखी का ही नाम रखा गया चतुरी चमार और ये प्रकाशित होता है 1945 में। तो इस तरह से इनके 13 काव्य संग्रह मैंने आपको बता दिए, इनके 4 कहानी संग्रह बता दिए और सबको मैंने प्रकाशन वर्ष भी बता दिया है। अब आते हैं इनके उपन्यासों पर। बड़े बड़े उपन्यास लिखे आपने। पहला उपन्यास है आपका अप्सरा। अप्सरा 1931 ईस्वी में प्रकाशित होता है, 1931 में। इनका दूसरा उपन्यास है आपका अलका नाम है उसका, वो प्रकाशित होता है 1933 ईस्वी में, 1933 में। उपन्यास का नाम है अलका, 1933 अलका। उपन्यास तीसरे नंबर का है आपका, उसका नाम है प्रभावती। प्रभावती उपन्यास प्रकाशित होता है 1936 ईस्वी में, 1936। उपन्यास का नाम है प्रभावती। चौथे नंबर का उपन्यास है, उसका नाम है निरूपमा। निरूपमा ये प्रकाशित होता है 1936 ईस्वी में। ये भी तो 1936 में 2 उपन्यास प्रकाशित होते हैं आपके, एक का नाम है प्रभावती और दूसरे का नाम है निरूपमा। चौथा उपन्यास निरूपमा हो गया। 5वां उपन्यास है आपका चमेली और ये प्रकाशित होता है 1941 में, यानी 1941 में प्रकाशित होने वाला उपन्यास कौन सा है? चमेली। नंबर 6 पर इनका उपन्यास आता है
उसका नाम है चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, और ये 1944 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अब इनके 2 उपन्यास और हैं, लेकिन वे पूरी तरह से लिखे नहीं गए, वे उपन्यास अपूर्ण रह गए। 7वें नंबर का उपन्यास है काले कारनामे। ये अपूर्ण उपन्यास है इनका, अपूर्ण का मतलब ये उसे पूरा नहीं कर पाए किसी कारणवश। और 8वां उपन्यास है इनका इंदुलेखा, ये भी इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो 2 हैं, एक है काले कारनामे और दूसरा है इंदुलेखा। तो 13 काव्य संग्रह, 4 कहानी संग्रह और 6 प्रकाशित उपन्यास पूर्ण उपन्यास और 2 अप्रकाशित अपूर्ण उपन्यास काले कारनामे और इंदुलेखा, ये दोनों अपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब इनके रचना संसार की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक और नई चीज मिलती है, वो है कथात्मक रेखा चित्र। कथात्मक रेखा चित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र सुना होगा आपने, ये कथात्मक रेखा चित्र है, लगभग वैसा ही है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। तो कथात्मक रेखा चित्र आपके 2 हैं। जो पहला कथात्मक रेखा चित्र है वो प्रकाशित होता है 1939 ईस्वी में, 1939 में। नाम है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट, कुल्ली भाट कथात्मक रेखा चित्र है, कब प्रकाशित होता है? 1939 ईस्वी में। दूसरा कथात्मक रेखा चित्र इनका है बिल्लेसुर बकरिहा। बिल्लेसुर बकरिहा ये प्रकाशित होता है 1914 ईस्वी में। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, इसका प्रकाशन वर्ष ये है 1941, 1914 नहीं है बल्कि है 1941। बिल्लेसुर बकरिहा प्रकाशन वर्ष है इसका 1941। उसके बाद फिर इनका अगला उपन्यास कथात्मक रेखा चित्र 2 हो गए। हाँ जी हाँ, 2 हो गए इनके, 2 ही कथात्मक रेखा चित्र हैं निराला जी के। पहला कुल्ली भाट है, 1939 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और दूसरा है बिल्लेसुर बकरिया, और ये प्रकाशित होता है 1941 ईस्वी में। इसके बाद हम आते हैं निबंध संग्रहों पर। आपके निबंध संग्रह हैं 5। सबसे पहला निबंध संग्रह है आपका प्रबंध पद्म, 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है, प्रबंध पद्म। दूसरा है आपकी प्रबंध प्रतिमा, निबंध संग्रह है प्रबंध प्रतिमा, ये प्रकाशित होता है 1940 ईस्वी में। तीसरा का नाम है चाबुक और ये प्रकाशित होता है 1951 ईस्वी में। चौथे का नाम है चयन, ये प्रकाशित होता है 1957 ईस्वी में। 5वां है संग्रह नाम से और ये प्रकाशित होता है 1963 ईस्वी में। तो 5 निबंध संग्रह, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संग्रह 1934 से लेकर के 1963 ईस्वी के बीच में होते हैं प्रकाशित। और अब हम आते हैं समीक्षात्मक कृतियों पर। आपकी 2 समीक्षात्मक कृतियां हैं। पहली है रवींद्र कविता कानन। रवींद्र कविता कानन, प्रकाशन वर्ष इसका 1928, 1928, रवींद्र कविता कानन। और दूसरी समीक्षात्मक कृति है आपकी पंत और पल्लव। पंत यानी सुमित्रानंदन पंत और पल्लव 1949 में। तो 2 समीक्षात्मक कृतियां हैं, रवींद्र कविता कानन 1928, पंत और पल्लव 1949। अब हम बात कर लेते हैं इनके पत्रकारिता साहित्य की। निराला जी ने 2 पत्रों का संपादन किया। एक पत्र था समन्वय और दूसरा था मतवाला। मतवाला इनका बहुत ही प्रसिद्ध पत्र है। समन्वय जो है वो रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होता था 1922 ईस्वी में, 1922 में समन्वय का संपादन किया आपने, और मतवाला नामक पत्र का आपने संपादन किया। तो ये था इनका योगदान पत्रकारिता जगत में। तो इस प्रकार से हमने अपनी इस क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म से लेकर के इनके पूरे रचना संसार का एक मोटा मोटा जायजा लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। निराला जी के बारे में अन्य तमाम तथ्यों के साथ हम अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़े लिखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।